हेलो फ्रेंड, एसडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो संविधान के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान सभा। तो जो संविधान सभा में जो संविधान लिखा कौन था, तो सबसे पहले जो थे प्रेम बिहारी राय ने इस संविधान को हाथ से लिखा था। तो हाथ से लिखने वाले जो कोई पूछे तो कौन लिखे थे, ये प्रेम बिहारी ने लिखा था हाथ से। ठीक है। इसके बाद फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। अगर आपसे पूछा जाए संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ठीक है। ये कई बार पूछा भी गया है कि डॉक्टर भीमराव प्रारूप किसने तैयार किया था। ऑप्शन में 4 दे देता है, वहीं से आप मतलब सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा के जनक कहा जाता है। ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का जनक कौन है, तो भारतीय संविधान का जनक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। इसके बाद नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी किया था। चित्रकारी का काम किसने किया था, ये काफ़ी नया है, देखो कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी का काम किए थे। ठीक है। संविधान का मूल जो भाषा है, जो संविधान लिखी गई थी, ठीक है, तो संविधान का मूल रूप जो है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। किस में लिखा गया था, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। क्योंकि अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है, तो वहाँ पर अधिकतर अपने ही देश में केवल हिंदी चलती है, तो अलग अलग देशों में इंग्लिश ही भाषा है। तो इसका मतलब क्या है कि संविधान का मूल प्रारूप जो है, मूल रूप से कौन सी भाषा है, ये अंग्रेजी भाषा है। इसके बाद फिर मूल संविधान को संसद के जो आपका संविधान बन के, मतलब जैसे मान लो किताब बन गई, ठीक है, तो संविधान जो बन के कहाँ रखा गया था, तो मूल संविधान को संसद के केंद्र कक्ष पर रखा गया था। कहाँ रखा गया था, केंद्र कक्ष पर रखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक जो है यही पूछता, पहली बैठक कब हुई थी। अब इसके बाद पूछेगा कौन इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, तो पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कौन से, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके अध्यक्ष जो मतलब अस्थायी अध्यक्ष क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद फिर दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है संविधान सभा की दूसरी बैठक 2 दिन बाद हुई थी। 9 दिसंबर थी, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके स्थायी अध्यक्ष, तब पहले अस्थायी थे, अब बाद में भी क्या हुआ, एक स्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन, तो पहले तो डेट पूछेगा कि पहली बैठक कब हुई थी, दूसरी बैठक कब हुई थी। पहली बैठक के क्या अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष हैं। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। इसके बाद फिर तीसरी बैठक थी, जो ये आपकी तीसरी बैठक थी, तो ये जहाँ 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ये आपकी लास्ट बैठक थी, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, 13 दिसंबर को। इसके बाद फिर 26, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। देखो ये अब क्या है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, जब कोई पूछे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। इसके बाद फिर कोई बैठक नहीं हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रगान है वो कब लिया गया था, संविधान में कब जोड़ा गया था, मतलब उसको कब स्वीकार किया गया था। तो राष्ट्रगान जो हमारा स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान ध्यान रखिएगा। ठीक है। राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है, 52 सेकंड होती है। तो अब इसके बाद फिर क्या है 20 उसको शॉर्टकट में 20 सेकंड में जाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा संविधान सभा में राष्ट्रगीत कब लिया गया था, ये भी 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को क्या अंतिम बैठक हुई थी, उसी बैठक में क्या हुआ 24 जनवरी को ही क्या किया, राष्ट्रगान लिया गया था और राष्ट्रगीत को मतलब स्वीकार किया गया था। इसके बाद फिर क्या है राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया गया था 14 दिसंबर 1949 को। राष्ट्रभाषा हिंदी को स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को।
तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है हमारा भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह है। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारे हैं राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ तो स्वीकार किया गया था। जो सारनाथ में अशोक का स्तंभ जो है सारनाथ में, ठीक है, तो उसको हमने स्वीकार किया था कितना 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। देखिए यार ये पूरा आप पढ़ लेते हैं तो इसमें जो भी आपके संविधान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे बाहर कोई एक भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा देखने का। इसमें आपके टोटल जो पेज है, ये टोटल आपका जो पेज बना हुआ है ये 93 पेज का PDF है। तो आप इसे पूरा एक बार रीड कर लेंगे तो आपको संविधान से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। अब इसके बाद फिर देखिए अब यहाँ पर पूछा जाता है राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने की थी। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने किया था, पिडलिन भट्टाचार्य ने किया था। और राष्ट्रीय ध्वज जो होता है मतलब राष्ट्रीय जो झंडा था उसका जो अनुपात था ये हमारा 2:3 के अनुपात में बनाया भी गया था, ठीक है। मतलब चौड़ाई 2 रहेगी, लंबाई कितनी रहेगी हमारी 3 रहेगी, इस अनुपात में बनता है। इसके बाद संविधान के संवैधानिक सलाहकार जो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये हमारे थे VN राव थे, VN राव, ठीक है, बेलेगन नरसिंह राव इसके संविधान के मतलब संविधान सलाहकार थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, ठीक है, 1946 में 296 सीटों पर चुनाव किया गया था, ठीक है, जिसमें क्या है कांग्रेस को 208 सीटें पाई थी और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, जबकि कुल सीटों की संख्या 289 थी 289। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो चुनाव हुआ प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक है, और विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसको विधानसभा और 10 लाख जनसंख्या में एक सदस्य का चुना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है संविधान सभा में कुल महिला सदस्य की संख्या कितनी थी, वो 15 थी, ठीक है। तो संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की जो संख्या कितनी थी वो 15 थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है देखिए प्रारूप समिति और इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी और इसके बाद मसौदा समिति, इसके बाद पांडुलेखन समिति, इन समिति के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं प्रारूप ये ड्राफ्टिंग तैयार किया गया था। ये आपका गठन जो हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसका उद्देश्य था, इसका जो मेन उद्देश्य था क्या संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे। और कुल जो सदस्य थे कितने थे, कुल सदस्य हमारे कितने 7 थे। तो ये पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग तैयार करने के लिए कितने सदस्य होते थे, तो उसमें से आपके कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। और इसका अध्यक्ष कौन था, इसके अध्यक्ष जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो बाकी सदस्य जो आपके इस प्रकार से हैं VL मिती और KM मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, अल्लादीन कृष्ण स्वामी, इसके बाद फिर N गोपाल स्वामी। तो ये आपके 6 हो रहे। और इसके बाद फिर DP खेतान, ये सदस्य थे, ठीक है। इसके बाद फिर और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे कि हमारा यह है कहेंगे झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद फिर मूल संविधान अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी कई बार पूछा गया। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो 26 नवंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो संविधान दिवस मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को हमारा संविधान का कुछ पार्ट लागू कर दिया गया था। तो 26 नवंबर को कुछ पार्ट हमारा संविधान इस दिन बनकर तैयार हो गया था, तो कुछ पार्ट उन्होंने लागू कर दिया था। बाकी पूर्ण रूप से संविधान 1950 को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब बात करते हैं संविधान के अंगीकरण की जो तिथि है, वही अभी मैंने बताया भी था। संविधान के अंगीकरण की जो तिथि क्या 26 नवंबर 1949 को। देखो जो अंगीकरण मतलब इन्होंने जो लागू किया था कौन सी डेट पर लागू किया था, 26 नवंबर 1949 को लागू किया था। जो पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था संविधान लागू जो तिथि जो है अंगीकरण जो किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को। और इसके बाद जो पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था वो है 26 जनवरी 1950 को।
तो ये नवंबर और ये जनवरी, ठीक है। संविधान सभा में लगा कुल समय कितना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन टोटल समय लगा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान बनाने में टोटल कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। फिर नेक्स्ट हमारा भारत जो हमारा गणतंत्र मनाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 26 जनवरी 1950, क्योंकि इसी दिन हमारा क्या है, संविधान लागू हुआ था। तो इसी दिन से क्या है कि हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब हम बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जो हमारी चर्चा होती है संविधान में। तो वहाँ पर क्या है, इसका जो अनुच्छेद है, भाग 1 के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, यहाँ कितने अनुच्छेद का वर्णन किया गया है, 1 से लेकर 4 तक, और ये किसमें है, भाग 1 में, ठीक है। कोई पूछेगा संघ और राज्य क्षेत्र का ये किस भाग में है, तो ये पहले भाग में है। और अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद आपका 1 से लेकर 4 तक का अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद फर्स्ट में क्या है, अनुच्छेद फर्स्ट में क्या रहता है, भारत जो है अर्थात इंडिया राज्य का एक संघ हो रहा, ठीक है, राज्यों का एक संघ हो रहा। मतलब राज्यों का एक संघ मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे राज्य को मिलकर एक मतलब देश बनाया गया है। तो ये क्या राज्यों का एक संघ हो रहा, ठीक है। भारतीय संघ के तीन प्रकार के राज्य हैं। पहला क्या, राज्यों का राज्य क्षेत्र, इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, इसके बाद फिर अर्जित किए गए भूभाग। अर्जित किए भूभाग का मतलब ये है कि अगर पड़ोस के देश से हम कोई राज्य को अपने में शामिल कर लें, यहाँ या वहाँ की भूमि को अपने में मिला लें, तो वो हमारा किसमें आता है, वो सब भारत में ही सब शामिल हो जा रहा है, तो वो भारत का राज्य हो जाएगा। अनुच्छेद सेकंड में क्या कहा गया है, अनुच्छेद सेकंड में क्या जाता है, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। किसी राज्य को हम प्रवेश करें या स्थापना करें। अब प्रवेश स्थापना कैसे की जा सकती है, जैसे मान लीजिए हम किसी पड़ोसी देश का एक राज्य को अपने इसमें शामिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कौन सा अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद हमारा 2 में है इसका वर्णन, ठीक है। यदि भारतीय संघ के नए राज्य शामिल होना चाहते हैं, तो ये हमें संसद से क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये जब संसद से परमिशन ली जा रही है, तो हम इसको किस अनुच्छेद में रखते हैं, अनुच्छेद हमारा 2 में रखा गया है। अनुच्छेद 2 में क्या हम कोई नया राज्य बनाना चाहते हैं, ठीक है। नया राज्य, वो भी जो नया राज्य हो रहा है वो कहाँ से आएगा, वो बाहर से आएगा, मतलब अपने राज्य की सीमा से नहीं हो रहा। मतलब बाहर के राज्य जो होंगे, बाहर के जो देश होंगे, अपने देश से बाहर के, वहाँ का कोई राज्य या कोई मतलब भूमि को हम अपने अंदर मिलाएंगे तो उसे एक राज्य का दर्जा दे सकते हैं। तो ये हमारा अनुच्छेद सेकंड में कहा गया। अनुच्छेद थर्ड में क्या, देखिए अनुच्छेद 6 में भी यही बात कही गई है, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, ठीक है। यहाँ पर क्या वो अंतर सिर्फ वहाँ पर क्या हम बाहर से ले रहे हैं, और अंतर यहाँ क्या है, नए राज्य का प्रवेश और स्थापना, ठीक है। तो वर्तमान राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन करना। जैसे मान लीजिए आपका अपने ही देश में कोई राज्य को हम 2 भाग में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो उनके 2 नए नाम अलग हो जाएंगे और उनकी सीमाएं भी अलग हो जाएंगी। तो वो उसका वर्णन किसमें दिया गया है, वो अनुच्छेद 3 में दिया गया है। इतना ध्यान रखना। अनुच्छेद 2 में क्या है, वो बाहर का राज्य होता है। अनुच्छेद 2 में जो है वो बाहर से कोई राज्य आकर अपने में मिल जाता है, ठीक है, तो वो हम अनुच्छेद 2 में रखेंगे, उसको अनुच्छेद 2 की तरह डील किया जाएगा। और जो अपने ही राज्य के जो हैं, अपने ही राज्य के 2-3 पार्ट में डिवाइड किया जाए, तो वो अनुच्छेद 3 में आता है। इस बात को ध्यान रखिए, बहुत अच्छी पॉइंट है ये। किसी भी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन ये संसद करती है, साधारण बहुमत के आधार पर करती है। जो बहुमत ली जाती है उसी के आधार पर ये होता है। अब देखिए, जैसे कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की गई थी। अगर कोई पूछे भाषा के आधार पर राज्यों का गठन जो हुआ था, तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ये 1953 में हुआ था, ठीक है। भाषा के आधार पर बनाए गए पहला जो राज्य का गठन जो हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। राज्यों का पुनर्गठन आयोग 1953 में अध्यक्ष जो थे फजल अली और अध्यक्ष हृदय नाथ कुंजुन और इसके बाद फिर के.एम. पाणिकर। तो ये आपके इन सब लोगों ने मिल के क्या नया राज्य की मांग की थी, ठीक है। और जिसमें किसके आधार पर, भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन सा है, वो आपका है आंध्र प्रदेश है। कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। नेक्स्ट हमारा जो है, देखिए सबसे पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय राज्य पुनर्गठन, ठीक है, राज्यों का उस समय पुनः जो गठन हुआ था
वो इस प्रकार से हुआ था। बहुत सारी रियासतें थी, 500 से अधिक हमारे पास रियासतें थी। उसमें क्या था कि उन रियासतों को अलग अलग राज्यों की श्रेणी में तोड़ दिया गया था। तो उस तरह तोड़ने का रीज़न ये था, उसमें क्या ए और बी और सी, तो ए और बी सी में उन्होंने मतलब डिवाइड किया था। 500 से अधिक रियासतों को उन्होंने ए बी सी के राज्यों में तो मतलब वो कर दिया था, ए बी सी में टोटलाइज किया था। तो इसी को क्या किया था, राज्य बना लिया गया था। राज्य का पुनर्गठन अधिनियम, जो अधिनियम कौन सा है, 1956 के अनुसार जो है, 1956 के अनुसार भारतीय राज्य को 4, जो भारतीय राज्य श्रेणी जो थी ए बी सी डी में पहले बनी थी, इनको तोड़कर 14 राज्य और 6 और केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ था। तो मतलब मूल संविधान जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे कितने राज्य बना लिए गए थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब टोटल 20 राज्य हमारे पास टोटल हो रहे, जिसमें से आपके केंद्र शासित प्रदेश भी इंक्लूडेड हैं। अब उसी में क्या है कि आप देखिए, अब इसमें हम 2019 में 2014 में इस पर कुछ नए नए राज्यों का गठन हुआ था। तो जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 5 अगस्त 2019 को, ठीक है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, वो 5 अगस्त 2019 को। और 5 अगस्त 2019 को एक काम और भी किया गया था, वो है केंद्र शासित प्रदेश को भी 5 अगस्त 2019 को ये काम किया गया था। मतलब कि जो हमारा जो भारत का नक्शा जो बनाते हैं, तो देखिए भारत के जो नक्शे में इस प्रकार से जो हमारा ये तो यहाँ पर जो ये वाला जो एरिया हमारा था, ये क्या था, कश्मीर था, जम्मू कश्मीर। तो अब जम्मू कश्मीर तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक क्या है जम्मू कश्मीर के और दूसरा क्या है लद्दाख के। तो दोनों को क्या किया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। ये 2019 की बात है, ठीक है, 5 अगस्त में। तो अब कोई पूछे तो आपके में ये गठन कब हुआ था जम्मू कश्मीर का, तो 5 अगस्त 2019 को। और इसके बाद लद्दाख का गठन कब हुआ था, तो 5 अगस्त 2019 को। इसके बाद तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई, तो तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को हुआ था। इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ राज्य कब बना, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना था। देखिए 2000 में तीन राज्यों का गठन हुआ था। एक हुआ था छत्तीसगढ़ बना था, ठीक है, छत्तीसगढ़ 2000 में हुआ था। इसके बाद उत्तराखंड भी हमारा 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसके बाद झारखंड 15 नवंबर 2000 को इनका गठन हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। इसके बाद फिर क्या है, गोवा, दमन और दीप और दादरा नगर हवेली, इनका जो पुनर्गठन हुआ था, ये पुर्तगालियों के अधीन थे, ये पुर्तगालियों के क्षेत्राधीन में आते थे। और 1961 में तीनों क्षेत्र क्या हुए थे, ये उसमें तीनों में शामिल हुए थे। और इसके बाद फिर जो गोवा को जो आज़ादी मिली थी, मतलब कि 1961 में इन्होंने 1961 में इनको आज़ाद थे। गोवा पूर्ण रूप से राज्य कब बना था, अगर कोई पूछे गोवा पूर्ण रूप से भारत का जो राज्य कब बना था, ये 1987 में बना था। कैसे बना था, 1987 में। इसके बाद फिर पांडुचेरी और पुडुचेरी जो था, पुडुचेरी ये ट्रसिट क्षेत्र में आते थे, ट्रसिट क्षेत्र अधिकारी में आते थे, जिसमें क्या है कि भारत में जो शामिल हुआ था, ये कब हुआ था, 1953 में हुआ था, ठीक है। अब 1953 में ये शामिल हुआ था, ठीक है, पांडुचेरी पुडुचेरी। अब हुआ क्या था कि इसका जो मतलब पूर्ण रूप से जो हमारे देश में मतलब शामिल हुआ है, पुडुचेरी जो है पूर्ण रूप से राज्य कब बना था, 1962 में बना था। तो 1962 में पूर्ण रूप से ये हमारा क्या है, भारत का राज्य बना था। सिक्किम भी है, सिक्किम वाला पूछे पूर्ण रूप से राज्य कब बना था, तो 1975 में बना हुआ था, ठीक है। चोला वंश के क्षेत्राधिकरण में था ये। इसके बाद फिर शाह राज्य बना था, जो शाह राज्य पूरी तरह से शामिल नहीं हुआ था। शाह राज्य आपका 1974 में हुआ था, और पूर्ण रूप से जो राज्य शामिल हुआ था सिक्किम जो राज्य था, वो 1975 में हुआ था। दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एक कर क्या हुआ, 26 जनवरी को। अब देखिए इसमें सिक्किम के बारे में हमने बताया 26 जनवरी 2020 को ये हमारा दीव और दादर, ये मतलब दादर की राजधानी बनाई गई, राजधानी दमन को बना दिया गया था। मतलब कि दीव और दादर की जो राजधानी थी वो क्या दमन, ये हमारी राजधानी जो है दमन बनाई गई है, ये 2020 के हैं। अब हम बात करते हैं नागरिकता। अब देखिए नागरिकता के बारे में बात करें तो इसमें पहले हम मूल संविधान के बारे में, नागरिकता उस समय कितनी थी, फिर कुछ संशोधन भी होते रहे। तो भारत की जो नागरिकता है उसको हम कहाँ पर रखते हैं, भाग 2 में रखा गया। कहाँ पर रखा गया, भाग 2 में। और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर कहाँ तक रखा गया था, 13 तक रखा गया था, ठीक है।
तो नागरिकता के बारे में 5 से राइट ज़्यादातर। तो अनुच्छेद 11 तो भारत, अब इसमें पूछा कई बार पूछा गया था भारत में कौन सी नागरिकता, तो भारत में इटहरी नागरिकता है, अटल नागरिकता, भारत में अटल नागरिकता है। अटल नागरिकता का अर्थ ये होता है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का ही नागरिक हो सकता है, राज्य का नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब आप राज्य का भी नागरिकता मिले और फिर भारत की मिले। तो ये भारत की कौन सी नागरिकता है, ये अटल नागरिकता है। पर अमेरिका में कौन सी नागरिकता चलती है, दोहरी नागरिकता चलती है। वहाँ पर आपको दो नागरिकता, एक केंद्र की नागरिकता अलग से मिलती है और राज्य की नागरिकता अलग मिलती है, पर भारत में नहीं मिलती है, केवल भारत में एक ही नागरिकता है। तो वर्तमान समय में प्रत्येक दशा में 2 प्रकार से नागरिकता होती है। वह उस देश का मूल नागरिक हो, दूसरा क्या है विदेशी नागरिक हो। इसके बाद फिर विदेशी नागरिक 2 प्रकार से होते हैं। पहला जो होता है विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु जो होता है। केवल भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से अधिकार हैं, देखिए नागरिकता प्राप्त अधिकार। पहला, जैसे कोई भारत का नागरिक है तो उसको भारत का सर्वोच्च पद प्राप्त करने योग्य प्राप्त कर सकता है। इसके बाद संवैधानिक पद प्राप्त करने का, इसके बाद चुनाव लड़ने का और इसके बाद मतदान करने का। अगर आपके पास भारत की नागरिकता है तो ये आप कर सकते हैं। जैसे आप सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मतलब IAS पीएस डाल सकते हैं, जज बन सकते हैं, कुछ भी मतलब सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा क्या है संवैधानिक पद, आप जो भी संवैधानिक पद हैं, जैसे मतलब नेता नदी में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, मतदान दे सकते हैं, मतदान देने का भी अधिकार है। ये केवल उन्हीं लोग को है जिनको नागरिकता मिली है। अनुच्छेद 15, 16 और इसके बाद 19, 19, 29 और 30 के अनुसार ये सुविधाएं प्राप्त हैं। तो अगर कोई पूछे कि ये सारी सुविधाएं किस अनुच्छेद के अंदर आती हैं, 15, 16, 19, 29, 30 के अनुसार ये सारी सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं, मिल जाती हैं भारतीय नागरिक को। तो नागरिकता के समर्थन में कानून बनाए गए हैं, अलग अलग कानून बनाए गए हैं। तो देखिए अलग अलग कानून कैसे हैं। संसद ने नागरिकता में संशोधन 1955 में पारित किया गया था, ठीक है। अधिनियम के अनुसार जो भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है। अगर आप भारत में नागरिकता लेना चाहते हैं, जैसे अब आप बाहर के हैं तो भारत में नागरिकता ले सकते हैं, तो इसके लिए 5 कंडीशन बताई गई है। पहला आपका है जन्म से भी आपको नागरिकता मिल जाती है। जन्म से मतलब क्या है कि आपके माता पिता मूल निवासी यहीं हैं, आप भारत में जन्म लिए हैं, तो आपका क्या हो जा रहा है, आपका मूल जन्म से आपको ये भारतीय नागरिकता मिल जा रही है। फिर वंशानुगत ये हुआ कि आप मतलब आपके पिताजी यहीं के निवासी हैं, आप भी यहीं, तो आपको भी नागरिकता मिल जा रही है। इसके बाद पंजीकरण के माध्यम से भी मतलब कि आप पंजीकरण करवा लेंगे तब भी आपको मिल जा रही है। इसके बाद देशीकरण के माध्यम से भूमि अर्जित करने, मतलब कि आप यहाँ भूमि खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपको भी मतलब नागरिकता मिल जा रही है। अब नागरिकता का अंत कैसे हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपको नागरिकता मिल रही है, नागरिकता का अंत कैसे हो रहा है, जैसे आप यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, तो नागरिकता के अंत के भी कई सारे मतलब वो हैं कि इन सब चीज़ों से आपकी नागरिकता चली भी जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। नागरिकता से वंचित करने की शक्ति जो है संसद के पास है। कोई भी संसद किसी भी व्यक्ति की नागरिकता भंग कर सकता है, नागरिकता रद्द कर सकता है। तो चलिए निम्न आधार है। पहला आधार ये युद्ध काल के समय शत्रु की सहायता करना, ठीक है। मतलब जैसे मान लो भारत का पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है तो आप पाकिस्तान की सहायता करना है, तो इससे भी आपकी नागरिकता चली जा रही है। युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करना, इसमें भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। इसके बाद संविधान से प्राप्त जो आपको संविधान प्राप्त है उस पर अविश्वास है, आप अविश्वास प्राप्ति है, तब भी आपकी संविधान मतलब नागरिकता खत्म हो जाएगी। कोई भी आदमी अगर अपनी मर्जी से स्वेच्छा से मतलब भारत की नागरिकता छोड़ सकता है, स्वेच्छा से आप मतलब भारत की नागरिकता छोड़ सकते हैं। किसी दूसरे देश में जाकर अगर आप बस जाते हैं बिना मतलब बताए हुए, तब भी आपकी नागरिकता चली जाएगी, ठीक है। किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी दूसरे देश की आपने नागरिकता ले ली तो ऑटोमेटिकली भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। इसके बाद बिना सूचना के आप लगातार मतलब 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहते हैं तो उसमें भी आपकी नागरिकता खत्म हो जाती है। मतलब आपने सूचना नहीं किया है और आप किसी देश में रह रहे हैं तब भी आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 5 में क्या है। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने से पहले जो व्यक्ति जन्म, अनुच्छेद 5 में देखो इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया कि संविधान लागू होने के समय व्यक्ति का जन्म हुआ हो और उसके माता पिता
का जन्म भी हुआ हो और संविधान लागू होने के 5 वर्ष अर्थात 1945 संविधान 1950 में लागू हुआ था, तो 1945 में भारत में ही रह रहे हो तो भारतीय नागरिकता मान ली जा रही है, ठीक है, वो भारतीय नागरिक माने जाएंगे। इसके बाद फिर अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 6 में ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान से भारत में आए व्यक्ति की नागरिकता संबंधी प्रावधान है, जैसे कोई व्यक्ति अब पाकिस्तान से भारत आ गया तो उसके बारे में वो भारतीय नागरिकता लेने के लिए अनुच्छेद 6 में इसका संविधान दिया गया है। अनुच्छेद 6 में इसका वर्णन दिया गया है जो पाकिस्तान से भारत आएंगे, ठीक है, और अदर देश से भारत आएंगे तो उनके लिए अलग अनुच्छेद बना हुआ है। तो अनुच्छेद हमारा 7 में दिया, भारत से पाकिस्तान कोई मतलब भारत से पाकिस्तान जाने और कुछ समय के बाद पाकिस्तान से फिर भारत लौट आने के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, पाकिस्तान चले जाए, पाकिस्तान के बाद फिर आप मतलब भारत वापस आते हैं तो उसके बारे में भी मतलब प्रावधान दिया हुआ है। भारत से बाहर रहने वाले भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में नागरिकता का संबंध है, तो मतलब जो भारत से बाहर रहते हैं उनको भी नागरिकता के बारे में बताया गया है। अब इसके बाद अनुच्छेद 8 में जो है भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में नागरिकता का संबंध प्रावधान, ठीक है। इसके बाद फिर स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देने पर भारत की नागरिकता नहीं मतलब इटल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है, भारतीय नागरिकता नहीं रहता, वो भारत से छोड़ देता है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नागरिकता अनुच्छेद 10 में जो है, अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकार का बना रहना, क्या क्या मतलब कंडीशन होती है वो सारी चीज़ें तब तक आपका अधिकार बना रहेगा, ये उसके बारे में अनुच्छेद 10 में प्रावधान दिया हुआ। नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद के पास होता है। नेक्स्ट हमारा जो है, अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार क्या है? अब संविधान में इसका कहाँ वर्णन किया जाता है? मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका प्रावधान दिया गया है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जब मूल अधिकार, इसका जो मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जिसे बोले, मूल अधिकार पर विचारधारा कहाँ से ली गई थी? या अमेरिका के संविधान से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से लिया गया था, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल जो राइट्स, कहाँ से लिया गया? काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक है उसे ही क्या बोलते हैं? मूल अधिकार रहता है। उसको पूछे मूल अधिकार क्या है? जो किसी व्यक्तित्व के विकास के लिए, किसी आदमी के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक है उसी को क्या बोला जाता है? उसको मूल अधिकार बोला जाता है। जैसे शिक्षा हो जाए, आवास हो जाए, चिकित्सा हो जाए, सुरक्षा हो जाए, इसके बाद भोजन हो जाए, रोजगार हो जाए, ये क्या है? आपकी प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता यही है। आप क्या शिक्षा रहना भी है आपको, ठीक है। इसके बाद चिकित्सा, बीमार हो तो उसका भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सुरक्षा, आपकी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद भोजन, भाई जीवन के लिए भोजन ज़रूरी है। इसके बाद रोजगार, भाई रोजगार नहीं हो रहा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये मतलब इनकी प्रायोरिटी पहले है, तो इसीलिए कैसे मूल अधिकार में रखा गया। तो मौलिक अधिकार जो होता है वाद योग्य या न्याय योग्य, मौलिक अधिकार जो है वाद योग्य या न्याय योग्य है। क्या है? वाद योग्य और न्याय योग्य है। मौलिक अधिकार को लेकर न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा तो वो न्यायालय में जाके मतलब केस दायर कर सकता है, ठीक है, तो वो न्यायालय जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जहाँ मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर, जब आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर तो दो तरह से मतलब याचिका दायर की जाती है। अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के अनुसार जो होता है सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है, रितियाँ दायर की जा सकती हैं। कौन से? अनुच्छेद 32 में, ठीक है। और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय में जाकर ये याचिका दायर की जा सकती है। आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में मतलब न्याय याचिका दायर कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप हाई कोर्ट में करना चाहते हैं तो हाई कोर्ट में मतलब हाई कोर्ट में क्या करना है आपको? अनुच्छेद 226 के तहत ये याचिका दायर की जा सकती है। 5 प्रकार की रीतियाँ दायर होती है, वो आज हम बताएंगे, ठीक है। तो मौलिक अधिकार का जो संरक्षण जो है कौन करता है? वो सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। तो 26 जनवरी 1950 के समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ, मतलब
आज़ादी के बाद हमारा देश में संविधान लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। उस समय जो हमारे मूल अधिकार जो थे वो कितने थे, वो 7 थे, ठीक है। तो 7 उस समय जो है मूल अधिकार जो थे 7 थे। अब वर्तमान में आपके कितने हो रहे हैं, वो 6 हो रहे हैं। वर्तमान में हमारे जो मूल अधिकार हैं वो केवल 6 हैं। वो 6 कौन से हैं देख लो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, इसके बारे में समता के अधिकार, समता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद फिर क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 23 और 24 में है, 23 और 24 में। इसके बाद फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 19 जो अनुच्छेद जो है वो 25 से लगा के 28 तक है। इसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो है अनुच्छेद 29 और 30 में है। इसके बाद फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 वाला जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इतने मतलब आपको अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। संपत्ति का जो अधिकार है वो 26 जनवरी 1950 में था, ठीक है। तो संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है वो 26 जनवरी 1950 के समय मौलिक अधिकार के रूप में ये था, ठीक है। जिसका उल्लेख जो है 1914 के तहत अनुच्छेद 31 में था। लेकिन जो लेकिन इसको क्या है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, अगर आपसे पूछा जाए 44वें संविधान संशोधन 1978 में विधिक निजता 300 में से डाल दिया गया। तो मतलब जो संपत्ति का जो अधिकार है वो आपसे पूछा है संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन से हटाया गया, तो वो 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटाया गया था। तो 1978 से ये संविधान आपको हटा के वो कहाँ डाल दिया गया था, 300 में डाल दिया गया था। तो 300 में, ठीक है। तो 19 का जो ये छठा पार्ट है अर्जित संपत्ति में अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति का जो की चर्चा की गई थी पहले। तो ये क्या था कि 19 के छठे में अर्जित जो संपत्ति की जो चर्चा जाती थी वो अनुच्छेद 31 के पैतृक संपत्ति का अधिकार, मतलब उसके बारे में चर्चा की गई थी। अब उसको उठा के संविधान संशोधन से उठा के उसे 19 के तहत उसे संविधान में डाल दिया गया। तो इसका मतलब क्या है, अब वहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार के रूप में नहीं रह गया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं 1 बाई 1 अनुच्छेद। तो पहला अनुच्छेद जो हम इसमें है समता का अधिकार, तो अनुच्छेद जो है 14 से लगा के, अनुच्छेद 14 से लगा के 18 तक के बारे में, इसके बारे में कहा गया था। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष जो समानता, विधि के समान संरक्षण, या अर्थात कानून की नज़र में सभी लोग क्या बराबर हैं, ठीक है। चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे उस पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो 307 का जो किसी पर केस लग गया, ठीक है, मैं एग्जाम्पल मान लेता हूँ, तो कानून की नज़र में क्या वो जो प्रावधान दिया हुआ, जो मतलब सज़ा का प्रावधान दिया, वो चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सज़ा तो नहीं हो रही। तो यही है। अब जैसे मान लीजिए आप 14 लेवल 3 की पोस्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो अब अमीर है तो इसका मतलब ये नहीं तो उसको सैलरी ज़्यादा दी जाए, उसको रहन सहन ज़्यादा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो यही वही बात कह रहा है कि कानून की नज़र में चाहे हर चीज़ चाहे बराबर है। तो कानून की नज़र में चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। तो अनुच्छेद 15 के बारे में बात करते हैं। धर्म, मूल निवासी जाति, लिंग और धर्म, जाति, स्थान आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए आप धर्म, मूल निवासी जाति के लेकर हम भेदभाव नहीं कर सकते, जैसे अभी चमार है, पासी या इस टाइप का मतलब भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसका जो आप सब उनके लिए क्या है समान है, जो कानून के लिए क्या है समान है। तो ये इसके बारे में बताया गया था। दुकानों, सड़कों, होटल और सार्वजनिक स्थानों पर धर्म और मूल वंश, जाति एवं जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो मतलब आपके रहन सहन, दुकान, सड़क, होटल इस टाइप से के हिसाब से भी आपको कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा जो है अनुच्छेद जो 16 के तहत, अनुच्छेद 16 के तहत जो है लोक नियोजन का अवसर में समानता दी गई थी। जैसे मान लीजिए आप फार्म जो भरे जाते हैं नौकरी के लिए, तो वहाँ पर क्या है लोक नियोजन अवसर, मतलब आपको नौकरी का जो अवसर दिया जाएगा वो सबको समान दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जो लड़कियां हैं तो उनको मतलब काम ज़्यादा या मतलब उनको नौकरी पहले दी जा रही है। अगर आरक्षण है तो वो एक मतलब संवैधानिक आरक्षण है, वो संविधान के थ्रू मतलब उन्होंने बताया गया था भाई इस मतलब धर्म के लोगों को इसको मतलब बढ़ावा देना, इस टाइप से वो मतलब वो तो अलग होता है, वो संवैधानिक आता है।
तो सरकारी नौकरियों में सबको अवसर मिलेगा और अवसर देते समय राज्य की योग्यता के अनुसार मतलब निर्धारित किया जाएगा। जो भी आपकी राज्य की योग्यता है उसके आधार ही निर्धारित किया जाएगा, ठीक है, जो संवैधानिक योग्यता है। फिर नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, मतलब जो छुआछूत की जो भावना होती है वो छुआछूत अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का भी अंत किया गया था, अस्पृश्यता का निवारण किया गया था। तो इसके तहत जैसे आपको कहे कि हमारे हमें छू लिया, अब इसको मतलब पनिशमेंट करेंगे या हमें नहीं छुए, तो वो इस बात को लेकर मतलब टेस्ट कर सकता है कि हम तो छुआछूत की भावना की निगाह से देखा जाता है। तो निम्न आधार पर जो शिक्षा को निम्न आधार शिक्षा के द्वारा जन साधारण जो है जन जागरण, तो इसके आधार पर जो हमारे आते हैं शिक्षा जन जागरण के द्वारा, इसके बाद सम्मेलन आयोजित करना और इसके बाद कानून बनाकर, तो ये सारी चीज़ें मतलब छुआछूत को मतलब कम करने के लिए। अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति जो है, कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है, वो संसद के पास है, ठीक है। ये 1955 में पारित हुई थी। कब हुई थी? 1955 में। तो अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत है। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया था? उपाधियों का अंत है, ठीक है। जैसे तो कुछ लोग उपाधि मतलब लेते, तो आप उपाधियों का अंत है, उपाधि नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो पुरस्कार उपाधि की श्रेणी में नहीं आता। जैसे मान लो आपको कोई पुरस्कार दिया जा रहा है, जैसे आपने कोई चीज़ जीता तो उसमें आपको पुरस्कार दिया जा रहा है, तो वो उपाधि में नहीं आता है। उपाधि का मतलब होता है जैसे किसी मतलब कोई संज्ञा दे देना, जैसे मान लीजिए मास्टर हो गया, तो ये क्या है, एक अध्यापक को मास्टर की संज्ञा दे दी गई है, तो वही है। तो राज्य में शिक्षा केवल 2 लोग तो छोड़े, सबको उपाधि सटा दे। तो शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है। जैसे मान लो तो इसमें शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है, किंतु अन्य क्षेत्रों में उपाधि का वो नहीं, उपाधि अब खत्म हो रही है। अगर आपको उपाधि लेनी है तो उसको राष्ट्रपति से क्या करना पड़ता है? परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। बिना राष्ट्रपति से परमिशन के आपको उपाधि नहीं मिल सकती। जैसे मान लीजिए आप बाहर अमेरिका में रह रहे हैं, तो आप किसी काम बस आपको मतलब इम्प्रेस होते वो आपको किसी नाम की संज्ञा दे रहे हैं या किसी नाम की उपाधि दे रहे हैं, तो आप उस उपाधि तो तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं जब आपको राष्ट्रपति यहाँ से, भारत का राष्ट्रपति आपको परमिशन दे रहा है। तो ये होता है, ठीक है। कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य में कोई उपाधि नहीं ले सकता। देखो यहाँ पर इस पॉइंट को समझाया भी गया है, ठीक है। कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर है, किसी भी विदेश राज्य में कोई भी पुरस्कार या भेंट राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं ले सकता, ठीक है। अनुमति के बिना नहीं ले सकता, अनुमति लेनी पड़ेगी उसको। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 1900 से 19 से लेकर 22 तक है, जिसमें वाक्य स्वतंत्रता मतलब हर बोलने का पूरा आपको अधिकार है। आप मतलब अपनी बात वाक्य को आप रख सकते हैं, तो बोलने की स्वतंत्रता हो रही है, ठीक है, मतलब वाक्य स्वतंत्रता हो रही। इसके बाद फिर अनुच्छेद 19 में कई सारे है। पहला क्या है, देखो इसमें 19 का में विचार और अभिव्यक्त करना, अपने मतलब बोलचाल से अपना विचार को अभिव्यक्त करना होता है। इसके बाद दूसरा क्या, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता भी है आपके पास है। इसके बाद बोलने की स्वतंत्रता हो रही, विचार देने की स्वतंत्रता हो रही, भाषण देने की स्वतंत्रता है। आप कहीं पर भी मतलब आप भाषण दे सकते हैं बिना हथियार के, ठीक है। वहाँ हथियार लेके मतलब वो नहीं कर सकते हैं, तो भाषण देने का। इसके बाद ध्वजा फहराना मतलब ध्वज फहराने की स्वतंत्रता है। इसके बाद जानने की स्वतंत्रता, आप किसी चीज़ को जानने की स्वतंत्रता है। तो ये सब स्वतंत्रता किसमें आते हैं? ये बोलने वाली स्वतंत्रता के अंदर ही आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है इसमें 1958 में क्या है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आप शांतिपूर्वक कहीं पर भी आप सभा जुटा सकते हैं, वहाँ पर सम्मेलन कर सकते हैं। इसके बाद फिर 1918 में जो है संघ बनाने की, मतलब कि आप उसे एक यूनियन बनाने की स्वतंत्रता आपके पास है। तो इसके बाद देखो कुछ भी करिए पर भारत किसी थर्ड मतलब व्यक्ति का मतलब उसके भारत जो थर्ड व्यक्ति का है उसका मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी करिए। भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता 1918 में है। 1918 में भारत में भ्रमण करने की मतलब कि आप भारत में कहीं भी घूमिए तो आपको कोई रोक तो नहीं है। कहीं पर भी बसने की, आप भारत में कहीं पर भी आप बस सकते हैं, सिवाय मतलब जम्मू कश्मीर, अब वो भी आपको हटा दिया गया है, ठीक है। अब क्या है कि जो आपका पहले जब अमेरिका वहाँ पर देखो, हाँ कश्मीर में क्या था कि जम्मू कश्मीर में पहले आप बसने की स्वतंत्रता नहीं थी, वहाँ पर ज़मीन नहीं ले सकते थे। जब से धारा 370 हटाया गया था,
तब से मतलब वो अब कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कहीं पर भी मतलब बच सकते हैं, रह सकते हैं, कोई भी रोजगार कर सकते हैं, कहीं पर भी रोजगार करने की स्वतंत्रता है। इसके बाद अपराध के संबंध में दोष सिद्ध होने की स्वतंत्रता, ठीक है। ये अनुच्छेद हमारा 20 में है। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 में। तो अनुच्छेद 20 में जो स्वतंत्रता के बारे में बताया था, अनुच्छेद 20 में अपराध के संबंधित दोष को सिद्ध करना, ये क्या है, संरक्षण। जैसे मान लीजिए आपको मतलब जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तो आपको मतलब अपराधी नहीं माना जाएगा। तो आपको दोष सिद्ध नहीं हुआ तो आप ऐसे नहीं माने जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने मतलब किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो आप जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता है, जब तक सिद्ध नहीं हो जाता है, आपको न्यायालय द्वारा मतलब दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक आप पर यह आरोप मतलब झूठा भी माना जा सकता है, ठीक है। तो ये माना नहीं जाएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति को तब तक मतलब दंडित नहीं किया जा सकता जब तक वह किसी भी कानून का उल्लंघन न करे। जैसे मान लो आप किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं तभी आपको दंडित किया जाएगा। उस व्यक्ति को वही दंड दिया जा सकता है ये जो अपराध 20 के तहत जो है, अनुच्छेद 20 के तहत जो अपराधित हो, उस व्यक्ति को उसी दंड दिया जा सकता है जो कानून के उल्लंघन करते समय हुआ था, जो उसका नियम था। जैसे मान लीजिए आपने 2020 में मतलब कोई कानून मतलब तोड़े, जैसे मान लो आपने मर्डर किया, तो उस मर्डर के थ्रू वो जो आपका मतलब धारा लगी थी, उस धारा के समय जो कानून बना था उसी कानून के तहत आपको सज़ा दी जाएगी। इसके बाद ना उसके पहले जिस कानून से सज़ा नहीं दी जाएगी। एक बार कानून का उल्लंघन करने पर एक ही बार आपको दंड दिया जाएगा, एक से अधिक बार नहीं दिया जाता। जैसे आपने एक बार कानून का उल्लंघन किया तो आपको एक ही बार मतलब सज़ा मिलेगी। फिर नेक्स्ट है नोट आरक्षण जो है महिला, यहाँ पर उन्होंने बात किया था कि महिला के लिए जो आरक्षण है वो 13 मतलब कि ये हमारा 15% है, और ओबीसी एसटी के लिए ना 15%, और शिक्षण संस्था के लिए 5%, और इसके बाद आर्थिक आधार पर 10% से आरक्षण जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो अनुच्छेद जो हमारा अनुच्छेद 21 में प्राण और दैवीय स्वतंत्रता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैवीय स्वतंत्रता प्राण और दैवीय स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आता है, यह अनुच्छेद 21 में आता है। तो अनुच्छेद 21 में के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी भी द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार और मौलिक अधिकार, जैसे मान लीजिए शादी करने की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म की लड़की या लड़के शादी कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है, ठीक है। इसमें तो ये आपका अगर वो बच्चा लड़की या लड़का क्या बालिग है तो शादी करने का अधिकार जो है, निजता का अधिकार हो जाए, निजता का अधिकार मतलब गोपनीयता का, चिकित्सा पाने का अधिकार है, मतलब आप कहीं पर भी आप मतलब अपना इलाज करवा सकते हैं, इसके लिए भी आपको स्वतंत्रता है। इसके बाद शिक्षा का अधिकार, ये आपका जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्माण, ये जो है सुप्रीम कोर्ट से। तो प्रदूषण मुक्त जल पीने का अधिकार है। इसके बाद फिर आवास का अधिकार हो गया, और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है आवास का अधिकार हो गया। विदेशी यात्रा करने का भी अधिकार है। फुटपाथ पर व्यापार करने का भी अधिकार है, मतलब जो लोग फुटपाथ पर मतलब दुकान लगा लेते हैं तो वो भी उनका क्या अधिकार आता है, तभी वो लगा सकते हैं। इसमें भी मतलब क्या है कि सरकार आपको मतलब रोक नहीं सकती है। पर देखिए पुलिस वाले क्या करते हैं, फुटपाथ पर जो दुकान लगा रहते हैं उनसे जाकर 100-200 रुपये ले लेते हैं, वो डरवा धमकवा के। अगर उनको पता हो ना कि हमारे अधिकार के अंदर आता है तो वो मतलब नहीं ले सकते हैं। पर एक बात ये भी है, जैसे यहाँ पर मतलब फुटपाथ पर दुकान लगा रहे हैं तो उसमें अगर मान लो किसी को मतलब किसी के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो अधिकार का उल्लंघन होने का मतलब ये है कि जो वाहनों के चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, किसी और ट्रैफिक जाम हो जा रहा है, तो इसमें क्या है कि आपके मतलब दुकान लगाने से लोगों की मतलब जो स्वतंत्रता छीन जा रही है, तो इसीलिए वो लोग मतलब ये डरवा धमकाते आपसे क्या करते हैं, पैसा ले लेते हैं, ठीक है। तो वो भी मतलब आप कुछ भी करिए पर आपकी स्वतंत्रता के साथ साथ किसी और की स्वतंत्रता भंगना हो तो वो आपके अधिकार में आता है। फांसी में विलम्ब का अधिकार, अगर आपको फांसी सजा सुना दी रही है, अब विलम्ब हो गया और फांसी नहीं दे पाए तो उसके लिए भी आपको अधिकार है, फिर आपकी फांसी नहीं हो रही। तो इसके बाद फिर अनुच्छेद 30 डेटा में शिक्षा का अधिकार, जो शिक्षा के अधिकार के अंदर जो आते हैं, जैसे शिक्षा के अनुसार 1960 के तहत जो कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष राज्य के आय के जो मतलब जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को या बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। पहले उन्होंने ये कहा था कि मतलब सभी बच्चों को क्या है मतलब निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। तो फिर क्या हुआ था, ये उन्होंने 86वें संविधान संशोधन हुआ था, 86वें संविधान संशोधन उन्होंने 2002 में हुआ था। 86वें संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को ही निःशुल्क शिक्षा का मतलब प्रावधान किया गया था।
एट रीजन क्या हुआ था, एट मेडिकल की छात्रा ने मतलब वो कर दिया था, वहाँ डोनेशन मांग रहे थे तो उन्होंने मतलब टेस्ट कर दिया था, तो ये उसने अनुच्छेद 21 के तहत उसको मतलब ये डिग्री मिल रही थी कि मतलब इस बच्ची को मतलब फ्री शिक्षा दी जाए, तो उसके वो अधिकार में था। तब फिर उन्होंने मतलब 2002 में ही फिर संशोधन कर डाला। इस प्रकार से सभी मेडिकल कॉलेज के बच्चे या इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे ऐसा कर देंगे तो पता लगा कि जो प्राइवेट है इंजीनियरिंग कॉलेज या डिग्री कॉलेज है वो तो सब में फ्री मतलब देना पड़ेगा, तो इसका भरपाई कौन करेगा, सरकार करेगी। इसका भरपाई जुटाना सरकार करना पड़ा था, तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, ये काम उन्होंने फिर तुरंत किया था। 1986 वहाँ संविधान संशोधन किया 2002 में। तो उन्होंने क्या कहा था कि 614 वर्ष के बच्चों को ही अनिवार्य शिक्षा मतलब निःशुल्क शिक्षा, और ये अनिवार्य शिक्षा है, मतलब शिक्षा देनी भी है और ये निःशुल्क भी देनी है। पहले इसमें ईयर मेंशन नहीं था, ईयर मेंशन ना होने की वजह से वो मतलब टेस्ट करती थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, अनुच्छेद 22 में कुछ दशा में गिरफ्तार करने का प्रावधान दिया गया था। तो अनुच्छेद 22 में अब देखिए गिरफ्तारी के भी बहुत सारे प्रावधान होते हैं। किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं गिरफ्तार किया जा सकता जब तक उस देखो किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार किया जाएगा जब कानून का उल्लंघन ना करे। जब तक वो कानून का उल्लंघन नहीं करता तब तक हम उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं अनुच्छेद 22 में कहा गया है व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना हो रहा है। किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसको आप गिरफ्तारी का कारण बताएंगे, किस वजह से आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। इसके बाद फिर गिरफ्तारी व्यक्ति को मतलब 24 घंटे अंदर, जो भी जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं पकड़ते हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटवर्ती मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है उसके गुनाह के लिए, मतलब इसने क्या मतलब जुल्म किया है। 24 घंटे में क्या हुआ था, इसमें जो 24 घंटे में क्या आने जाने का मतलब टाइम इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, समय जोड़ा नहीं जाएगा। कौन सा पुलिस स्टेशन में मजिस्ट्रेट तक पहुंचने का मतलब कि आने जाने का समय इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जो बात किया गया था वो अनुच्छेद 23 से लगाकर 24 तक, जिसमें शोषण के विरुद्ध जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 23 में ये कहा गया था मानव का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा, ठीक है। इसके बाद बेकार या बाल श्रम का निषेध किया गया था, ठीक है। ये इसका अधिकार ये था कि गैर नागरिक दोनों मतलब उपलब्ध है, तो मतलब मानव का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद फिर अनुच्छेद 24 में ये कहा गया था, देखो यहाँ पर ये जो टर्म है ना अनुच्छेद 23 में जो है मतलब जिसको हम कह सकते हैं बंधुआ मजदूरी, तो आप किसी पर ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, मतलब ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते। आप उसको पैसा दे रहे हैं, आप वो काम करेगा, तो किसी को मतलब ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 24 से 4 वर्ष 14 देख लो, ठीक है। 24 से 14 आ रहा है तो समझ सकते हो कि 14 वर्ष के कम आयु के बालकों को जोखिम भरे उद्योग पर काम नहीं करवा सकते, मतलब जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते हैं। जहाँ जिस कंपनी जिस फैक्ट्री में जोखिम भरा काम हो रहा या भारी उद्योग को उठाने या बैठाने के लिए मतलब, तो वहाँ पर मतलब 14 वर्ष के बच्चों को मतलब ये खतरा वाला काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, जोखिम वाला काम नहीं करवा सकते। ये उसका मतलब ये क्या है उसका वह अधिकार है, अनुच्छेद 24 में उसका अधिकार मिला हुआ है। अगर आप उसे ज़बरदस्ती करवाते भी हैं तो उस पर आप टेस्ट कर सकता है, वो चाहे आप अपने पिता पर टेस्ट करते या जो करवा रहा है ज़बरदस्ती उस पर टेस्ट कर सकता है। अब वो ज़बरदस्ती करवा रहा है तो उसका मतलब क्या, वो बंधुआ मजदूरी में चला जाता है। अब बंधुआ मजदूरी मारा जाता है तो वह अनुच्छेद 23 के तहत भी उस पर मतलब क्लेम किया जा सकता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों क्लेम हो सकते हैं, 23 के तहत और 24 के तहत भी हो जाएगा। तो इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। देखो धर्म की स्वतंत्रता मतलब कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको स्वतंत्रता है। तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 25 में के अंतरण में स्वतंत्रता में धर्म के अभ्यास या प्रसार की स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता है। आपको अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 के तहत जो है सिक्किम कृष्ण धारण करने और लेकर चलने की मतलब स्वतंत्रता दी गई है। इसका मतलब ये है कि देखिए जैसे आपके जैसे सिक्ख जो होते हैं वो तलवार वलवार लेके चलने की उनको स्वतंत्रता है, तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये स्वतंत्रता आपको मतलब जन्मसिद्ध मिल गया है। ये मतलब जो अनुच्छेद 23 मतलब अनुच्छेद 25 के तहत, जैसे मान लो सिख लोग हैं, जैसे वो चाटू मतलब वो रखते हैं
तलवार रखते हैं। तो इस टाइप से मतलब जो उनको मतलब अधिकार मिला गया है तो वो लेते चल सकते हैं, तो वो उनका क्या है, स्वतंत्रता है, मिली है। इसके बाद फिर अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्य के लिए धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध किया गया है। धार्मिक कार्य के लिए जैसे कोई भी आप अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, बहुत बड़ा भंडारा करवाना चाहते हैं, या कोई भी मतलब मुस्लिम भी अपना अपना कुछ मतलब प्रोग्राम करना चाहते हैं धार्मिक काम, तो उसके लिए आपको स्वतंत्रता दी गई है। ये स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 26 के तहत मिली हुई है। नेक्स्ट भी हमारा है किसी भी विशेष धर्म के धर्म का विकास के लिए करों में छूटकाट कर प्रावधान दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर क्या अनुच्छेद जो आपका 27 में किसी भी धर्म, जैसे मान लीजिए कोई अपने धर्म में किसी को शामिल करना चाहते हैं, वो अपना विशेष मतलब आपका प्रलोभन दे सकता है, ठीक है। कुछ शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नीति, तो ये इसमें ये कहा गया है कि अनुच्छेद 28 में क्या, कुछ शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा देने, जैसे धार्मिक उपासना की उपस्थिति होना स्वतंत्र है। मतलब कि अगर कोई भी मतलब जैसे हिंदी की मतलब शिक्षा देना चाहते हैं तो वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इंग्लिश की कोई मतलब व्यक्ति अगर इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहता तो ना पढ़े, हिंदी नहीं पढ़ना चाहता ना पढ़े, संस्कृत नहीं पढ़ना चाहता ना पढ़े, उर्दू नहीं पढ़ना चाहता तो मतलब उसके लिए ये मतलब स्वतंत्रता है। जैसे मान लीजिए कोई विद्यालय में जैसे जो अनिवार्य शिक्षा है, जैसे अनिवार्य शिक्षा उन्होंने कह दिया कि जैसे मतलब मुस्लिम विद्यालय है, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम विद्यालय है तो यहाँ अनिवार्य शिक्षा वो मतलब उर्दू जैसे वो अनिवार्य शिक्षा रखते हैं। तो अगर मतलब अनिवार्य शिक्षा में जो मुस्लिम विद्यार्थी हैं वो पढ़ना चाहें, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं हिंदू विद्यार्थी वो अनिवार्य शिक्षा नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब वो प्रावधान है कि वो नहीं ले सकते हैं, उनकी उसकी जगह मतलब उसको वैकल्पिक मतलब विषय आपको मिल जाएगा। कुछ शिक्षा संस्था में इसके बारे में बता दिए थे। अर्ध सरकारी संस्था में बच्चों के लिए जो चीज़ें आपको माता पिता से पूछ कर मतलब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधित जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये इसका जो है अनुच्छेद 23 से 24 अनुच्छेद 29 से 30 के तहत जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। तो इसमें क्या अल्पसंख्यक वर्गों को मतलब 29 में रखा गया है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों को जो संस्कृति और शिक्षा का मतलब उनको क्या दिया था, एक अनिवार्य रूप से छूट दी गई है, ठीक है, अल्पसंख्यक वालों को, ठीक है। अल्पसंख्यक जो संविधान में अल्पसंख्यक में जो धर्म और भाषा के आधार पर दिया गया, तो अल्पसंख्यक में कौन आते हैं, वो धर्म और भाषा के आधार पर है। जैसे कि अल्पसंख्यक में जैसे माइनॉरिटी कमेटी के जो वर्ग के लोग होते हैं तो वो इसमें आते हैं। इसमें कौन कौन से समुदाय आते हैं अल्पसंख्यक में, तो मुस्लिम हो गया, बौद्ध धर्म हो, जैन हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, इसके बाद फिर आपका पारसी हो जाए, इतने मतलब धर्म जो आते हैं वो अल्पसंख्यक वाले में आते हैं। इनको मतलब एक विशेष मतलब दर्जा दिया गया है, मतलब शिक्षा के लिए, ठीक है, शिक्षा के लिए मतलब एक विशेष दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30 में जो है अल्पसंख्यक वर्ग को मनपसंद शिक्षा की संस्था खोलने का भी अधिकार है। जैसे मान लीजिए अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक जैसे मान लीजिए यहाँ पर आते हैं, मान लो हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने एडमिशन ले लिया, हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए हैं, तो वहाँ पर क्या है कि भाई उर्दू नहीं पढ़ाई जा रही है, तो अब उनको उर्दू पढ़ना है, तो उर्दू अगर पढ़ना है तो वो अपने लिए अलग से शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, मतलब सब लोग मिलकर, इसके लिए उनको प्रावधान दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थान की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार है, मतलब वो शिक्षा खोल सकते हैं, उसको मतलब चला सकते हैं, उसमें वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये इसका प्रावधान उन्हें जो अनुच्छेद जो है 30 में कहा गया, तो अल्पसंख्यक के लिए है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक में मैंने बता दिया कौन कौन से आते हैं, मुस्लिम, बुद्ध, सिख, जैन, ईसाई, ठीक है, और पारसी, ये जितने भी समुदाय के लोग हैं ये अल्पसंख्यक में आते हैं। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट संविधान है इस मतलब मूल संविधान का। तो अनुच्छेद 32 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है, देखो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया था। तो मतलब संवैधानिक उपचार को अनुच्छेद 32 में रखा गया है, इसका अधिकार जो दिया गया है, इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा था अनुच्छेद 32 को ही मतलब संविधान की आत्मा कहा था। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है, तो वो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही मतलब ये कहा था कि
आत्मा मतलब कि भारत की जो संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा था, तो अनुच्छेद 32 को कहा था। इसके बाद फिर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर, मतलब आप मान लीजिए आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तब ये अनुच्छेद 32 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे उल्लंघित नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर देश में कोई आपदा आ जाती है, मतलब आपातकालीन घोषित कर दिया जाता है, तो आपके मौलिक अधिकार को मतलब खत्म किया जा सकता है। कुछ मौलिक अधिकार हैं जिनको खत्म किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपका मन नहीं है आर्मी ज्वाइन करने का, तो आपको ज़बरदस्ती मतलब आर्मी ज्वाइन करा सकते हैं, क्योंकि भारत पर संकट आया है। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार है कि आप मतलब स्वच्छ हैं कि आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, फिर भी मतलब आपको ये उस आपके जितने भी अधिकार हैं उसको मतलब उल्लंघित किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, आपके मतलब अनुच्छेद 32 को कोई उल्लंघित नहीं किया जा सकता। मतलब संवैधानिक जो उपचार हैं, संवैधानिक उपचार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता किसी भी मतलब तहत है, ठीक है, अनुच्छेद के अनुसार ये का उल्लंघन। इसके बाद फिर मौलिक अधिकार को दिलाने में 5 प्रकार की मतलब रीतियाँ, जो अभी हमने आपको बताया था, जो 5 प्रकार के रीत दायर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके मौलिक अधिकार का मतलब उल्लंघन हो रहा है, तो इस प्रकार से 5 रीत दायर कर सकते हैं। जो हमने बताया था कि ये 5 प्रकार जो रीत दायर किए जाते हैं, तो 5 प्रकार के जो रीत हमारे दायर होंगे, तो अनुच्छेद 32 अभी बताए थे, अनुच्छेद 32 के तहत ये 5 प्रकार के रीत दायर होंगे। तो उस 5 प्रकार के रीत में जो आप दायर करेंगे, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप 5 प्रकार के रीत दायर करेंगे। तो कौन कौन से रीत दायर किए जा सकते हैं? तो पहला जो हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा परमादेश है। तो मतलब ये 5 प्रकार के बंदी ये रीत दायर किए जा सकते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, दूसरा होता है परमादेश हो गया, प्रतिदेश हो गया, उत्प्रेषण, और इसके बाद फिर अधिकार प्रक्षण। ये इस प्रकार के 5 मतलब रीत दायर किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 33 की बात करें तो अनुच्छेद 33 में हमारा दिया है सैनिक और सैनिकों और अर्धसैनिकों बल को खुफिया एजेंसी के को मौलिक अधिकार का प्रतिबंध किया गया है। तो मतलब कि मौलिक अधिकार जो है उसमें क्या है कि सैनिकों और अर्धसैनिक बल जो है, खुफिया एजेंसी जो है, जैसे NIA हो गया, ठीक है, IB हो गया, जितने भी मतलब खुफिया एजेंसी हैं, इनको क्या मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध कर दिया गया, मतलब इनको मौलिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, मौलिक अधिकार का मूल कर्तव्य इनको मतलब नहीं दिया जाएगा। तो इसके बाद फिर मार्शल लॉ, ये 24 अनुच्छेद 34 में जो मार्शल लॉ सेना पर जो लागू होता है, तो इसमें क्या है, जैसे कि किसी भी मतलब सेना पर कोई दोष लगा दिया, मतलब देशद्रोही का मतलब मुकदमा चला दिया जाए, तो जब देशद्रोही का मुकदमा चलता है तो उसे क्या बोलते हैं, मार्शल लॉ बोला जाता है, ठीक है। जो वो किसके थ्रू चलाया जाता है, वो सेना के थ्रू चलाया जाता है। ये अनुच्छेद 34 के थ्रू है। अनुच्छेद 34 में क्या है, मार्शल लॉ सेना का कानून होता है जो मौलिक अधिकार का प्रतिबंध करता है। मतलब कि यहाँ पर मौलिक अधिकार लागू नहीं हो रहा। जब मार्शल लॉ लग गया तो अब मौलिक अधिकार के तहत नहीं आएंगे। तो अपने देश के प्रति मतलब गद्दारी या कुछ भी जो भी किया है, तो उसमें मार्शल लॉ ये सेना के थ्रू लागू होता है। तो मूल अधिकार से संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार किसको दिया गया है, वो संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है, संसद को। अनुच्छेद 35 में ये कहा गया है, मूल अधिकार को जो मूल अधिकारों का जो कानून बना सकती है, वो कौन बना सकती है, संसद बना सकती है। तो इस प्रकार से हमारा जो अभी आज का जो टॉपिक हुआ था मौलिक अधिकार था, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें हमारे बहुत सारे PDF है, पूरा 93 पेज, मैं देख लेता हूँ कितने पेज हैं, 93 या 98 पेज करीब होंगे। तो इतने पेज का हमने PDF बनाया है। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं पूरा। तो ये सब पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। इस संविधान का पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी चैनल पे।